जय हिंद डियर स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स को थोड़ा सा शॉर्टकट में हम इसको MMF से लिखते हैं। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स कोई बोले या MMF बोले तो आप समझ जाना कि ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स ही है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स को समझने से पहले हम थोड़ा सा अपनी प्रीवियस नॉलेज को देखते हैं कि उससे हमने क्या सीखा है, फिर हम लोग मैग्नेटोमोटिव फोर्स देखेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर हम किसी कह सकते हैं कि क्लोज लूप, मान लो एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकल रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रही है और हम क्लोज लूप को यहाँ पर रखें तो इससे एसोसिएटेड जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं, इससे एसोसिएटेड जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं, तो इस लूप से एसोसिएटेड जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। यानी कि एक क्लोज्ड लूप से होकर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं, अगर यहाँ पर हम रख दें लूप, तो अभी भी 2 लूप हैं, यहाँ पर रख देते हैं तो उसमें से 4 लूप जा रही हैं। तो किसी क्लोज्ड लूप में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। इसका मतलब आपको एक चीज़ दिमाग में आना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स फ्रॉम द क्लोज्ड लूप ये होता है। ये पहला पॉइंट हमको मिल गया। पहला क्या मिल गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स फॉर्म, या हम बस इसमें हमें पहला क्या, इसे याद ही रखो आप, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स फॉर्म क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप, ये क्लोज्ड लूप में भी होती हैं और ये किससे एसोसिएटेड है, यहाँ पर एक क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएटेड है। क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएटेड है, ये सरफेस से एसोसिएटेड है, ये बात आपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा नॉलेज चेक करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर अपने पास कोई एक, हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल है या इलेक्ट्रिक बैटरी है। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बैटरी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको कोई एक इलेक्ट्रिक सोर्स चाहिए। तो हमने बहुत अच्छे से अगर पढ़ा है तो इलेक्ट्रिक सेल या इलेक्ट्रिक बैटरी ले लेते हैं, तो वो थोड़ा सा सोर्स है हमारे अप्रोच को सेट करने के लिए। तो और ये कनेक्टिंग वायर है, इस कनेक्टिंग वायर से एक की लगाकर हम क्या कर देते हैं, यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा देते हैं जो कि लोड होगा या रेजिस्टेंस होगा, लोड या रेजिस्टेंस ऐसे होगा, और फिर हम कनेक्टिंग वायर से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है ये। तो हम ये देखेंगे कि जैसे ही सर्किट हम क्लोज करते हैं, सर्किट जैसे ही क्लोज करते हैं, ये बैटरी के अंदर एक EMF है, वो EMF एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर लगाता है और जो चार्ज होता है इस सर्किट के अंदर फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से इसमें एक करंट सेटअप हो जाता है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक करंट सेटअप हो जाता है और वो करंट कुछ इस तरीके से आता है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मान लो कि एक कंडक्टर है अपने पास और कंडक्टर में यहाँ पर 1000 इलेक्ट्रॉन है। इस 1000 इलेक्ट्रॉन को ये है, ये मान लो 100 इलेक्ट्रॉन ही है, तो 100 इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पर जब पहुंचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर लगाना पड़ेगा और उसे हम EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिकल प्रेशर से क्या होगा कि ये चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। किसकी वजह से, ये इलेक्ट्रिकल प्रेशर की वजह से। ठीक इसी के एनालॉगस अगर कोई अपने पास सर्किट हो और वो मैग्नेटिक सर्किट हो, ये कैसी सर्किट थी, ये इलेक्ट्रिक सर्किट थी। ये कैसी सर्किट थी, इलेक्ट्रिक सर्किट थी। इलेक्ट्रिक सर्किट में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी लोड या रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी, एक कनेक्टिंग वायर की ज़रूरत पड़ गई और एक सोर्स की ज़रूरत पड़ गई। ऐसे ठीक अपने पास कोई अगर मैग्नेटिक सर्किट हो तो मैग्नेटिक सर्किट में हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, अभी डिटेल में हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है। तो अपने पास अगर कोई मैग्नेटिक सर्किट हो तो फिर ठीक जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है सर्किट के अंदर, ठीक इसी ऐसे मैग्नेटोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है और उस मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वजह से
सर्किट के अंदर फ्लक्स दौड़ रहा होता है, यानी कि फ्लक्स का फ्लो हो रहा होता है। जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में दौड़ रहा होता है, ठीक उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट के अंदर मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वजह से फ्लक्स सर्किट में दौड़ रहा होता है। तो पहले हम मैग्नेटिक सर्किट पढ़ाएंगे, उसके बाद हम मैग्नेटिक मोटिव फोर्स देखेंगे, ठीक है बेटा। तो मैग्नेटिक सर्किट पहले हम देखते हैं कि क्या होता है। तो मैग्नेटिक सर्किट, अब मैग्नेटिक सर्किट इज क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक सर्किट क्या हो सकता है, कोई क्लोज्ड लूप हो सकता है दैट चैनल मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड दैट चैनल्स मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द पाथ। अब हमारा जो मैग्नेटिक सर्किट होगा ना, उस मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या रहने वाला है, ये बात हम लोग डिटेल में जानेंगे कि मैग्नेटिक सर्किट मेड अप ऑफ, मैग्नेटिक सर्किट बनता कैसे है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने लोड लिया, कनेक्टिंग वायर ली, सेल ली, की लिया, बन गया इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसे मैग्नेटिक सर्किट कैसे बनता है, तो मैग्नेटिक सर्किट बनाने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इसमें क्या फ्लो करता है, इसमें करंट फ्लो करता है। इसमें क्या करता है फ्लो, करंट फ्लो करता है, इसमें करंट फ्लो करता है। मैग्नेटिक सर्किट में क्या फ्लो करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है, जनरेटेड बाय द परमानेंट। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स किससे जनरेट किया जाता है, या तो परमानेंट मैग्नेट होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, कोई ना कोई। उसमें क्या होता है, फ्लक्स का पाथ होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में किसका पाथ होता है, इलेक्ट्रिक करंट का पाथ होता है। किसका पाथ होता है, इलेक्ट्रिक करंट का। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का पाथ होता है। किसका पाथ होता है, फ्लक्स का पाथ होता है। कंसिस्ट ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और ये जो फ्लक्स का पाथ होता है, ये किस में फ्लक्स दौड़ता है, फ्लक्स दौड़ता किस में है, वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसमें दौड़ता है। अब मान लेते हैं कि कोई एक सॉफ्ट आयरन का कोर लेते हैं, ऐसे सॉफ्ट आयरन का कोर, ट्रांसफार्मर का एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर अगर हम लेते हैं और उस ट्रांसफार्मर के एक आर्म पर ऐसे हम थिन वायर ऐसे लगा देते हैं, और एक आर्म पर क्या करते हैं, हम थिक वायर थोड़ा सा लगाते हैं, और नंबर ऑफ़ टर्न भी कम करते हैं, थिक वायर लगाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ये करंट आ रही है, और ये करंट ऐसे आ रही है, और फिर ये करंट ऐसे कुछ होकर आ रहा है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारा साउथ पोल बन गया होता है, ये नॉर्थ पोल बन गया होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से ऐसे एसोसिएटेड होते हैं, इससे होते हुए ऐसे फ्लो होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे कुछ फ्लो होता है। रेड कलर का हमने जो बनाया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉयल जो होता है वो कुछ इस तरीके से फ्लो होता है। तो वही कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होता है। इसमें पाथ जो होता है, फ्लक्स का पाथ होता है, वो कंसिस्ट होता है किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से। यहाँ पर हमने क्या लिया, सॉफ्ट आयरन का कोर लिया, सॉफ्ट आयरन का कोर लिया, ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ। सॉफ्ट आयरन का कोर लिया, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ, मटेरियल हुआ। ये आयरन का हो सकता है, एयर गैप हो सकता है, और अदर कोई मटेरियल हो सकता है, निकेल, कोबाल्ट, ये सब हो सकते हैं। कोर होता है इसमें। मैग्नेटिक सर्किट में एक क्या होता है, कोर होता है। ये जो सॉफ्ट आयरन का हमने लिया है, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये कोर है एक, इसमें एक कोर होता है। मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ अ स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप, किसी स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल यही ट्रांसफार्मर का रेक्टेंगुलर कॉयल ही पॉसिबल है। हम अगर टोरॉयड लें, इंडलेस सोलेनॉइड को टोरॉयड बोलते हैं बेटा, टोरॉयड लेते हैं, इंडलेस सोलेनॉइड को टोरॉयड बोलते हैं, और इस पर हमने क्या कर दी, वाइंडिंग कर रखी है, ऐसे वाइंडिंग कर रखा है। टोरॉयड को भी अगर हम ऐसे वाइंड कर दें, ये टोरॉयड को वाइंड कर दिया है हमने, ये तो टोरॉयड को वाइंड कर दिया है। तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होएगा, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होएगा, और वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर कि किस तरीके से, किस डायरेक्शन में फ्लो होएगा। अगर करंट ऐसे हुआ है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन ये ऐसे होगा, ये होगा, क्लॉकवाइज होगा। कैसे होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। कॉयल होगा, कॉयल विथ द कंडक्टिंग मटेरियल, किसी कंडक्टिंग मटेरियल की कॉइलिंग की हुई होगी, यानी कि उस स्टैंडर्ड शेप वाले मटेरियल के ऊपर क्या हुआ होगा, वो रैप हुआ होगा या वायरिंग हुई होगी उसके ऊपर, ओवर द कोर। तो मैग्नेटिक प्रेशर हुईच सेटअप, इसमें फिर एक मैग्नेटिक प्रेशर सेटअप हो जाएगा इस मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए इसके अंदर। तो अब जो मैग्नेटिक प्रेशर लग रहा है इस फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए इस मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, कॉल्ड मैग्नेटोमोटिव फोर्स, उसी को मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं।
आई होप जब मैंने मैग्नेटिक सर्किट बताया तो इसी में आपको मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है। मैं वंस अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ कि लेट अस कंसीडर वी हैव अ रेक्टेंगुलर कॉयल। सपोज कर लेते हैं एक अपने पास रेक्टेंगुलर कॉयल है, ये रेक्टेंगुलर कॉयल है और इस रेक्टेंगुलर कॉयल में हमने वाइंडिंग कर रखी है एक इंडा ऐसे। ये हमारा मैग्नेटिक सर्किट है। ये क्या है, ये मैग्नेटिक सर्किट है, ये मैग्नेटिक सर्किट है। करंट ऐसे जाएगा और करंट फिर ऐसे वापस इस तरीके से ऐसे आ रहा है। तो इससे एसोसिएटेड जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे फ्लो करेगा। इस तरीके से रेड कलर का हम बना रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये ऐसे फ्लो करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे फ्लो करेगा। तो दूसरी क्वाइलिंग से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दूसरी क्वाइलिंग से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, देखो दूसरे से एसोसिएटेड ऐसे ये, तो ये पूरा का पूरा तो मैग्नेटिक सर्किट कहलाएगा। और जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो रहा है पूरे इस सर्किट में या इस पाथ में। देखो यहाँ पर हमने आपको बताया कि मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ द स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप को कोर बोलेंगे और कॉयल क्या करेगा, अब कॉयल विद द कंडक्टिंग मटेरियल वुड बी ओवर द, नहीं ये फ्लक्स पाथ है, सॉरी ये फ्लक्स पाथ हमें बताना था। कंसिस्ट ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक एज आयरन, ये क्या देता है, एक पाथ देता है। क्या देता है, एक पाथ देता है। तो ये क्या दे रहा है, ये एक पाथ दे रहा है। क्या दे रहा है, ये एक पाथ दे रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करने के लिए, फ्लो करने के लिए। जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक सर्किट में, उसे मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो आपने जनरली देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर हम हम तो ये तो जानते ही हैं, हमको डायरेक्ट लिखना चाहिए कि बी नो दैट। क्या लिखना चाहिए, बी नो दैट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में कहें कि क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है अपने पास, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, तो इज गिवन बाई लाइन इंटीग्रल ऑफ क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहते हैं इसको, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल बोलते हैं, या हम यहाँ पर लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पर ईएमएफ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ईएमएफ बोल रहे हैं। और इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट, इसमें तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको क्या कह रहे हैं, ई कह रहे हैं। तो लाइन इंटीग्रल किसका करना है हमको, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का करना है ऑफ अ क्लोज्ड लूप, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ईएमएफ कहते हैं। तो ये हम जानते ही हैं। इसी के लाइक अगर हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जिस तरीके से ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे इस ईएमएफ होता है, ऐसे मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है, यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। अब इसी के एनालॉगस अब हमको फॉर्मूला अगर लिखना हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 10 बाई एनालॉजी, अगर हम अपनी एनालॉजी सेट करें और सेट करके हम इसके एनालॉगस फार्मूले को लिखें तो डिफाइन द एमएमएफ होता है, ठीक है, एफ होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है बेटे, ठीक है। अगर मैं पहले अगर कुछ गलत चीज़ से बोला हूँ तो उसको समझ लेना, करेक्शन कर लेना कि एमएमएफ होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसका मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इसी के एनालॉगस लिख रहा हूँ मैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अराउंड द मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। तो मैग्नेटिक सर्किट इसके एनालॉगस अगर लिखेंगे तो अगर ये ईएमएफ है तो हम इसके लिए एमएमएफ लिखेंगे, मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल करना है हमको, और यहाँ ई है और यहाँ पर लाइन इंटीग्रल किसका करना है, एच का करना है। किसका करना है, एच का करना है, और डीएल, लाइन इंटीग्रल डीएल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे।
मैग्नेटोमोटिव फोर्स का इक्वेशन, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का इक्वेशन कुछ इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलो थोड़ी सी और हम लोग देखते हैं। चलो यहाँ पर हमें मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी मिल गया, यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से हमने कंपेयर करके ये अपना फार्मूला सेट कर लिया। अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करूँ, किसकी बात करूँ, एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करूँ, एम्पियर सर्किटल लॉ। और आप सबको पता होगा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर अ पाथ फॉलोइंग द सर्किट, सर्किट ने जो पाथ को फॉलो किया है उसकी अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि उस, अगर एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करें तो B डॉट डी एल करके होता है और इक्वल टू म्यू नॉट और I इनक्लोज्ड होता है। I क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है। यही फार्मूला होता है एम्पियर सर्किटल लॉ का, यही फार्मूला होता है। और किसी क्लोज्ड पाथ का लाइन इंटीग्रल किया जाता है, ये तो सबको पता होगा। तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा देखूँ तो अगर ये ऐसा लेते हैं कि एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, इससे एसोसिएटेड किसी पॉइंट P पर हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से एसोसिएटेड होते हुए आपको एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना है। और ये एम्पीरियन लूप जो होगा वो किसी भी शेप का होगा, एम्पीरियन लूप होगा। और ये किसी भी शेप में होगा, जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसियन लूप या गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, ठीक ऐसे, क्योंकि गॉसियन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गॉस लॉ है वो एनालॉगस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलाम्स लॉ है मैग्नेटोस्टैटिक में वो एनालॉगस टू बायो-सेवर्ट लॉ है। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ लगाने के लिए हमें एक वहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता था, ठीक उसी तरीके से मैग्नेटोस्टैटिक में किसी कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पाते हैं और किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो उससे एसोसिएटेड हमें एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना पड़ता है, जो कि जैसे गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस रहता था और वो क्लोज्ड सरफेस हम मानते थे, ठीक ऐसे एम्पीरियन है कि जिस P पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उससे एसोसिएटेड एक एम्पीरियन लूप हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस पॉइंट पर हमको करना क्या होता है कि जिस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है उस लूप को आप छोटे छोटे DL एलिमेंट में डिवाइड कर लो। अच्छा, बायो-सेवर्ट लॉ में आप देखते थे कि IDL जो होता था वो करंट एलिमेंट होता था। क्या होता था बायो-सेवर्ट लॉ में, करंट एलिमेंट होता था, और ये बायो-सेवर्ट लॉ में होता था, बायोट-सेवर्ट लॉ में होता था, ये सेवर्ट लॉ में होता था ये। लेकिन एम्पियर लॉ में ये सिर्फ एलिमेंट होगा। क्या होगा ये केवल एलिमेंट होगा कि हम इस लूप को DL बहुत सारे ऐसे डिवाइड कर रखा है, और DL जो होगा ये एक एलिमेंट होगा और ये एम्पीरियन लूप का एलिमेंट होगा। किसका होगा, एम्पीरियन लूप का एलिमेंट होगा। और इस एलिमेंट को हम एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं, इसका एक डायरेक्शन भी लेना होता है। तो इसका डायरेक्शन अगर हमने ऐसा लिया है तो DL ये होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम यहाँ पर पता करें तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, यहाँ पर इसी डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड भी। तो हम कहेंगे कि P पॉइंट पर B और DL दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल बिटवीन देम इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर एम्पीरियन लूप से यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ भी लगाएं हम, तो B डॉट DL को ओपन करें तो B DL और कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस 0 डिग्री रखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ B DL और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है, वो कितना होता है, वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। तो हमको मिलेगा B DL और cos 0 की वैल्यू 1 मिलेगी। अब अच्छा, अगर एम्पीरियन लूप में कोई एक वायर रखा हो, एम्पीरियन लूप के अंदर कोई एक वायर रखा हो ऐसे, तो हम ये कहेंगे कि I करंट है। ऐसे एम्पीरियन लूप के अंदर बहुत सारे वायर भी तो रखे जा सकते हैं, तो I यानी कि लूप के अंदर जो इनक्लोज्ड है वो नेट करंट है। ये क्या है, नेट करंट है।
तो नेट करंट है ऐसे आई इनक्लोज्ड, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई प्लस आई नेट, आई प्लस आई प्लस आई प्लस जितने वायर रखे हुए हैं 10 20 50 वायर ऐसे डॉट 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 50 वायर रखे हैं तो अप टू 50 टर्म। तो हम कह रहे हैं कि एन टर्म तक ऐसे रखे हुए हैं, तो ये कितना हो गया, एन आई करंट हो गया। कितना हो गया ये, एन आई करंट हो गया। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इस पर हम एम्पियर का फॉर सर्किट लॉ लगाएं तो बी डॉट डी एल, और यहाँ से जो ये वैल्यू है म्यू नॉट आई, इसकी जगह पर हम म्यू नॉट एन आई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई, कैपिटल एन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कैपिटल एन आई लिख सकते हैं ऐसे। तो ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम और भी तो जानते हैं कि b की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो वैल्यू होती है, b की जो वैल्यू होती है म्यू नॉट एच होता है। कितना होता है, म्यू नॉट एच होता है। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले से b डॉट डी एल की जगह पर हम बी डी एल लिख सकते हैं, बी डी एल भी लिख सकते हैं। तो बी डी एल या बी डॉट डी एल ही लिख लो, चलो बी डॉट डी एल ही लिख लेते हैं, इससे भी हमारा काम कोई टफ नहीं होने वाला है, इजी ही रहेगा। बी म्यू नॉट और एच हो जाएगा और डी एल और म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। म्यू नॉट कॉमन कर लो, इंटीग्रेशन से बाहर कर लो, और एच डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। हमको क्या मिलेगा कि एच डॉट डी एल इज इक्वल टू एन आई मिलेगा। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि इसी के एनालॉगस तो लिखे थे, इसी को क्या लिखे थे, एम एम एफ लिखे थे, मैग्नेटोमोटिव फोर्स लिखे थे। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो होता है, मोटिव फोर्स जो होता है, एम एम और एफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो होता है, इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एच डी एल और इज इक्वल टू हम एन आई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एन आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स एम एम एफ इज इक्वल टू क्लोज्ड लूप का यहाँ पर डी एल इज इक्वल टू एन आई, ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स के लिए, ठीक है। इससे कोई इक्वेशन भी आप मान सकते हो, 2 इक्वेशन हो गया था, ये इसको 3 कर लो और इसको ये 4 इक्वेशन कर लो, हमारे पास 4 इक्वेशन मिल गए। अच्छा, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करें, हम स्टैंडर्ड ये करने चल रहे हैं कि हर एक पॉइंट पर जो हम लोग सोलेनॉइड लिए, जिसके अंदर हम एम एम एफ देख रहे हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स देख रहे हैं, सोलेनॉइड या जो कुछ भी हमने लिया है, जहाँ पर नंबर ऑफ टर्न एन लिया है और करंट आई लिया है, तो आई करंट और एन, ई नंबर ऑफ टर्न को ही हम एम एम एफ बोल रहे हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। एम एम एफ इज इक्वल टू एन और आई, ऐसे लिख लेते हैं, एन और आई, इसी को मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोल रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम और स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं। कैसे स्टैंडर्ड कर सकते हैं, या कोई इससे और फार्मूला हम ला सकते हैं। देखो कैसे ला सकते हैं। हमको तो एक फार्मूला ये भी पता है कि हम B इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू एच लिख सकते हैं, या H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू लिख सकते हैं। और म्यू की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है, ये वैल्यू भी होती है। तो ये वैल्यू भी हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, H इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट और म्यू आर, ये लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि अगर हम फ्लक्स के फॉर्मूले को ध्यान से देखें और मैग्नेटिक फ्लक्स के फार्मूले को ध्यान से देखें, यानी कि फाई भी, हम उसको जस्ट फाई ही लिख रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है बी ए। क्या होता है, बी ए। थोड़ा सा हम और इस फार्मूले को बढ़ा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। और B इज इक्वल टू हम देखें तो फाई अपॉन ए हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो आप इसको, हम यहाँ पर केवल फाई ही लिख रहे हैं, तो यहाँ पर फाई B की वैल्यू भी तो डाल सकते हैं इस फार्मूले के अंदर।
तो H इज इक्वल टू फाई बाई कैपिटल A अपॉन म्यू नॉट और म्यू आर। इट मीन्स हम आगे क्या बढ़ा सकते हैं, H इज इक्वल टू फाई बाई म्यू नॉट म्यू आर इंटू कैपिटल A। तो हम यहाँ पर इस तरीके से भी फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और अब हमारा जो लाइन इंटीग्रल आया था, लाइन इंटीग्रल कितना आया था, लाइन इंटीग्रल ऑफ H डॉट DL आया था, लाइन इंटीग्रल यही आया था। और किसके बराबर आया था, MMF के, मैग्नेटोमोटिव फोर्स के इक्वल जो आया था। उस फॉर्मूले में हम यहाँ पर लाइन इंटीग्रल ऑफ HDL लिख सकते हैं और इक्वल टू देखो क्या लिख सकते हैं, H की जगह पर ये वैल्यू इतनी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये वैल्यू क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फाई अपॉन म्यू नॉट म्यू आर कैपिटल A और इनटू, या हम ऐसे लिखें DL। ये वैल्यू हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फाई अपॉन, देखो इस वैल्यू को म्यू लिखते हैं, म्यू कैपिटल A और DL। तो MMF की ये भी वैल्यू होगी, मैग्नेटोमोटिव फोर्स की ये भी वैल्यू होगी। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स की ये वैल्यू आप चाहो तो लिख सकते हो, और चाहो तो आप ये वैल्यू और लिख सकते हो, MMF इज इक्वल टू फाई इंटीग्रेशन और क्लोज लूप DL अपॉन म्यू A। आप ये वैल्यू भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले बन गए। आप इसको इक्वेशन नंबर 4 तक आ चुके थे, हम शायद इक्वेशन नंबर 4 तक आ गए थे। तो इक्वेशन नंबर 5 बोल दो और इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल दो। तो आपके पास ऐसे इक्वेशन मिल गए जो आप यूज कर सकते हो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। जिस इक्वेशन में जहाँ पर दिया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग यूज कर लेना। तो यहाँ पर कौन क्या है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये आपको पता ही है। और ये पूरी वैल्यू के लिए कांस्टेंट होता है, इसेंशियल है इसका कांस्टेंट होना। DL लाइन इंटीग्रल ऑफ लूप होता है और ये एरिया होता है, और म्यू आप जानते हैं परमिएबिलिटी होता है, और MMF का मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स के लिए इक्वेशन आपको मिल गया, और आपने मैग्नेटोमोटिव फोर्स देख भी लिया क्या है। इसमें कुछ चीज़ें मैं और आपको ऐड करके बताऊँगा कि क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं रिलक्टेंस की। रिलक्टेंस क्या होता है, तो रिलक्टेंस जिस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, वैसे मैग्नेटिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो उसको हम रिलक्टेंस बोलते हैं। तो द अपोजिशन ऑफर्ड टू द मैग्नेटिक फ्लक्स बाय द मैग्नेटिक सर्किट, जैसे इलेक्ट्रिक करंट के रेजिस्टेंस रास्ते में जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड होता था वो रेजिस्टेंस करता था। तो रेजिस्टेंस के तरीके ही रिलक्टेंस होता है, वो मैग्नेटिक सर्किट में होता है। तो मैग्नेटिक सर्किट में जब मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होता है तो उसके रास्ते में जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड होता है उसे रिलक्टेंस बोलते हैं। और रिलक्टेंस को स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है L अपॉन, क्या होता है, L अपॉन म्यू इंटू A होता है। ठीक है, ये रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है। L अपॉन म्यू की वैल्यू म्यू नॉट इंटू म्यू आर होती है A, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, ये L नहीं होता है, ये I होता है। ठीक है बेटा, ये I होता है। अच्छा, मैं इसको देख लेता हूँ। जैसे रो इज इक्वल टू RA/L होता है, RA/L होता है। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, L रो अपॉन कैपिटल A। तो L ही होता है। ठीक है, L ही होता है, तो L ही होता है। ठीक है, ये L ही होता है, L होता है, L/A। ठीक है, तो ये इसका रिलक्टेंस का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आ जाते हैं परमियांस। ठीक है, तो परमियांस क्या होता है, परमियांस क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल कर दो तो परमियांस निकल कर आ जाता है किसी मटेरियल के लिए। और इस परमियांस को तो हम क्या बोलते हैं, 1 रिलक्टेंस बोलते हैं, यानी 1/s हो जाएगा। और ये वैल्यू आप रख कर क्या कर दो, उल्टा कर दो बस। तो ये क्या होता था, एम्पियर टर्न अपॉन वेबर। तो अब ये क्या हो जाएगा, वेबर अपॉन एम्पियर टर्न हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और कि जो परमियांस होता है ये इट इज़ द एनालॉगस टू द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के कंडक्टेंस के एनालॉगस है ये वैल्यू इसके एनालॉगस है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। इसी तरीके से रिलेक्टिविटी भी आती है। क्या आती है, रिलेक्टिविटी। ठीक है,
रिलेक्टिविटी, रुको एक मिनट गड़बड़ हो रहा है। रिलेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इट इज़ द स्पेसिफिक रिलेक्टिविटी, तो इसे रिलेक्टेंस इट इज़ द स्पेसिफिक रिलेक्टेंस एंड एनालॉगस टू द रेजिस्टिविटी। रिलेक्टेंस जो होगा वो एनालॉगस टू रेजिस्टेंस होता है, और स्पेसिफिक रिलेक्टेंस जो होता है वो रिलेक्टिविटी ही कहलाता है, और ये एनालॉगस टू रेजिस्टिविटी इन इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टिविटी होता है, ठीक मैग्नेटिक सर्किट में स्पेसिफिक रिलेक्टेंस होता है, जिसे हम रिलेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो और बाकी कुछ नहीं है, ये सब हमने आपको समझा ही दिया है, तो ये हम हटा ही दे रहे हैं। ठीक, तो बस इतना इन्फॉर्मेशन था जो हमने आपको इस लेक्चर में दे दिया। इस लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, क्या रहेगा, एम्पियर सर्किटल लॉ रहेगा। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ पर अभी थोड़ा बड़ा हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन देखा भी, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।